जी, तो बच्चों कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या था बच्चों? एक नाम और होता था, कौन बताएगा? नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं? करंट प्राइस। सर नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज होती है। बेटा वो तो है, एक सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है इसका? इसका सबसे बेसिक कंपोनेंट ये करंट है प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस, का दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके, ये इसका एक और नाम था, और एक और मॉनेटरी जीडीपी। मॉनेटरी जीडीपी भी बोलते हैं इसको। ओके, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मॉनेटरी वैल्यू बताता है जीडीपी की, जो करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। ओके, और कई बार आपको ये रियल सिचुएशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करंट प्राइसेस जो होते हैं वो कई बार एबनॉर्मली कम भी हो जाते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं। तो अगर आपको रियल ग्रोथ या रियल पिक्चर आपको देखनी है तो बेटा जीडीपी को आपको किस पे कैलकुलेट करना होगा? कांस्टेंट प्राइस पे या बेस ईयर प्राइस पे। तो वहीं से बन के आता है रियल जीडीपी। अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए किस पे, बोलो कौन सी प्राइस पे है? कांस्टेंट प्राइस पे। ओके, याद रखना कांस्टेंट प्राइस कौन सी होती है? द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। और बेस ईयर कौन सा होता है? वो ईयर जब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो थे, जैसे कि आपका प्रोडक्शन लेवल या जनरल प्राइस लेवल, वो नॉर्मल कंडीशंस में थी, ना तो एबनॉर्मली प्रोडक्शन हो रहा था और ना ही एबनॉर्मली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन था। तो नॉर्मल सिचुएशंस को देखते हुए, तब की प्राइस को लेते हुए अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। ओके, और दोनों में डिफरेंस भी हम बच्चों देख चुके थे क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे किया जाए? ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। और इसी तरह से बेटा एक टॉपिक आपका आएगा जिसमें रियल जीडीपी को हम नॉमिनल में चेंज कर सकते हैं। तो ये काम कैसे होता है? तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, और वो फॉर्मूला हमें लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके पास है नॉमिनल जीडीपी, ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? नॉमिनल जीडीपी। आपको नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और साथ ही साथ याद रखना क्वेश्चन में आपको एक प्राइस इंडेक्स देगा। क्या देगा बच्चों? प्राइस इंडेक्स। ओके, अब ये प्राइस इंडेक्स क्या होती है? बेटा प्राइस इंडेक्स होती है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल प्राइस कितने हो गए। ओके, सभी लोग जानते होंगे 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आए हैं। ओके, प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि बेस ईयर मान लो बेटा आपका 2005 था। 2005 में जो शुगर थी वो शुगर आपको मिलती थी 20 रुपीज पर केजी। ओके, लेकिन बेटा 2010, ये हमारा करंट ईयर है, इमेजिन। ओके, तो करंट ईयर में जो आपकी शुगर हो गई है वो हो गई है 40 रुपीज पर केजी। ये पढ़ा होगा सबने। तो बेटा इसका प्राइस इंडेक्स क्या था? सब लोग पढ़ के आए। प्राइस इंडेक्स होता है, इसको याद है तुम्हें, बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? P1। इसको क्या बोलते थे? P0। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, सभी को याद है? यस और नो? यस सर। क्लास में पढ़ के आए हो? यस। बेटा कैसे निकालते थे? 40 अपॉन 100, मतलब कि ये हो जाता था आपका 200%। मतलब इसका मतलब ये होता था कि जो प्राइस लेवल है वो बेस ईयर में जितना था उससे 200%, मतलब डबल हो गया है। ये हम इंटरप्रेट करते थे। यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस। ओके, तो बेटा इसको इंडेक्स बोलते हैं। प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में अब प्राइस कितनी हो गई। तो बेटा ये प्राइस इंडेक्स यहाँ पे क्या काम आ रहा है? यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी कितने प्राइस इंडेक्स के इक्वल है। और हमें तो चाहिए बेस वाला। बेटा हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 होता है। यहाँ पे अगर मैं 100 ना लिख के इसका नाम बोल दिया है तो बेटा ये 100 का मतलब है इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ओके, तो बेटा जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। और नॉमिनल जीडीपी किसके इक्वलेंट है उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी किसके इक्वल है? वो बढ़ी हुई प्राइस या कम हुई प्राइस, वो प्राइस इंडेक्स यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई 100 जो आपको चाहिए वो लिख दो। ऐसा कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा रियल जीडीपी।
ये मैंने इसके पीछे का तुम्हें लॉजिक भी बता दिया। अगर लॉजिक याद नहीं रखना है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला याद रखो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आ जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सभी लोग याद रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बेटा ये फॉर्मूला आपका हो गया है, जिसमें आपने क्या किया बोलो? नॉमिनल से रियल कैलकुलेट किया। क्या हम उल्टा कर सकते हैं? क्या रियल से नॉमिनल कर सकते हैं कैलकुलेट? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसी फॉर्मूले को बस उल्टा पुल्टा करना है, बहुत इजीली फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 इनटू रियल जीडीपी। ओके, या फिर मैं अगर इसको बेटा उस तरह से लिखूं जैसे मैंने आपको लास्ट वाला बताया था, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, रियल जीडीपी। अब बताओ रियल जीडीपी है, उसका प्राइस इंडेक्स क्या होगा? किसके इक्वल है? ये 100 के इक्वल है। हमें चाहिए किसके बराबर? प्राइस इंडेक्स के बराबर चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, आपको मिल जाएगा नॉमिनल। ओके, दोनों फॉर्मूले आराम से बन सकते हैं, बस अगर एक याद है तो दूसरा आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर तकलीफ आती है तो बेटा सबसे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट ये है, जीडीपी भले कोई सा भी हो, देखो मैं तरीका सिखा रहा हूं तुम्हें, फॉर्मूला कैसे याद करना है। अगर नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी हो, जीडीपी कोई सा भी हो, ओके, जो आपको निकालना है उसके डिवाइड में हम क्या लिखते हैं? जो निकालना है उसके डिवाइड में उसका इंडेक्स लिखते हैं, ये याद रखो। ओके, जो जीडीपी आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके डिवाइड में किसका इंडेक्स लिखा जाएगा? उसका इंडेक्स। अब मेरे को बताओ नॉमिनल का इंडेक्स क्या है? वो है बच्चों प्राइस इंडेक्स, जो इंक्रीज या डिक्रीज वाला हो सकता है, जिसमें चेंज होता है। ओके, और जो रिक्वायर्ड है उसको मल्टीप्लाई में लिखो, रिक्वायर्ड है हमें रियल जीडीपी का, तो 100 मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसी तरह से बेटा रियल जीडीपी का है, तो आपको इक्विवेलेंट किसके बराबर है? ये 100 के, और रिक्वायर्ड क्या है? प्राइस इंडेक्स, तो उसको लिख दिया मल्टीप्लाई में। बोलो सबको याद रहेगा बच्चों ये? यस और नो? यस सर। ओके, वैसे लॉजिक इसका कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें याद रखने के नजरिए से ये बता दिया है ना, कि भाई प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे ये लॉजिक है। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताओ, रियल जीडीपी से नॉमिनल निकाल सकते हैं, नॉमिनल से रियल निकाल सकते हैं क्या? अगर हमें दोनों जीडीपी दिए हो, नॉमिनल और रियल, क्या हम प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? यस सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, और बेटा इसी यस को सर। कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कहते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, नाम याद रखना है इसका। ओके, अच्छा, अब कैसे इसका मतलब निकल के आ रहा है, जरा पढ़ो एक बार। अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना हो तो बेटा वो प्राइस इंडेक्स क्या होता है? मुझे बताओ प्राइस इंडेक्स होता क्या है? प्राइस इंडेक्स एक इंडिकेटर है। इंडेक्स वर्ड कहां से आया? इंडिकेटर से आया, है ना। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर, जो इस तरफ इशारा करता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई या कितनी डिक्रीज हो गई, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। ओके, तो अगर इंडेक्स हमें निकालना है तो बेटा किसके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा? हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में। तभी आप पता लगा सकते हो कि प्राइस पहले से कम हो गई या बढ़ गई, और तभी आप इंडेक्स भी निकाल सकते हो। ओके, जरा पढ़ो क्या लिखा है। It refers to the ratio between GDP at current price and GDP at constant price। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं GDP at current price को नॉमिनल जीडीपी, और बोल सकता हूं GDP at constant price को रियल जीडीपी। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इट रेफर्स टू द रेशियो, या फिर बेटा इट मींस द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बहुत सीधा फंडा है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच का जो रिलेशन है, उसको अगर रेशो के फॉर्म में आप बताते हो, इसी को कहते हैं बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। और बेटा ये डिफ्लेटर ही है, प्राइस इंडेक्स ही, और कुछ नहीं है ना। वही कैलकुलेट करते हो आप बकायदा यहाँ पे। ओके, चलो इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज वेरी इजी। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बेटा इंडेक्स होता है ना, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है हमेशा, सबको पता होगा। लास्ट ईयर जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था, 20 से 40 क्या हो गया? शुगर की प्राइस हो गई। तो मुझे बताओ ये कितनी इंक्रीज हो गई? तो हम देखते थे 200%। लिखते हम भले नहीं है, हम इंडेक्स बोल देते 200 है, लेकिन ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। इसीलिए जब भी आप निकालते थे तो आप मल्टीप्लाई 100 जरूर करते थे।
तुम्हें याद होगा, तुमने फॉर्मुलेस पढ़े होंगे 11th क्लास में, लेस्पेयर, पाशे, फिशर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा? वहां पे तुम्हें याद होगा P1 Q0 है ना, P0 Q0, लेकिन मल्टीप्लाई में 100 जरूर लगता था हर फॉर्मूले में, चाहे लेस्पेयर का हो चाहे पाशे का हो, है ना, चाहे फिशर का ही क्यों ना हो। फिशर का था लेस्पेयर इंटू पाशे, और फिर लास्ट में बाहर अंडर रूट से क्या लगता था, इंटू 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो लगता ही लगता है, ये याद रखो, क्योंकि इंडेक्स हमेशा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हमें याद रखने की चीज है। अच्छा, लेकिन सर इससे पता क्या लगता है हमें? बेटा यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना अब जो बात मैं बोल रहा हूं। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, बेटा दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? प्राइस का है ना? यस और नो बताओ, प्राइस का डिफरेंस है। एक में आप प्राइस कौन सी लेते हो? नॉमिनल जीडीपी में आप प्राइस लेते हो करंट वाली, जिसको हम P0 बोलते हैं। रियल जीडीपी, सॉरी P1 बोलते हैं। रियल जीडीपी में आप प्राइस कौन सी लेते हो? बेस ईयर वाली, जिसको P0 बोलते हैं। बस फर्क इतना सही तो है। और ये तो तुम्हारे इंडेक्स का फॉर्मूला भी होता था लास्ट ईयर, याद नहीं है क्या? P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये तो फॉर्मूला होता था तुम्हारे इंडेक्स का भी। ओके, तो बेटा इससे इंटरप्रेट क्या होता है? इससे इंटरप्रेट होता है कि आपने जो जीडीपी कैलकुलेट किया है करंट ईयर का, जबकि अगर उसको बेस ईयर की प्राइस से करोगे तो जीडीपी कितना होगा। तो इससे 3 तरह के रिजल्ट निकल के सामने आ सकते हैं। कैसे? बेटा अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर जो आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, वो अगर 100 से ज्यादा आता है, जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें एग्जांपल दिया 200%, तो बेटा ये 200 का मतलब क्या रहेगा मेरे को बताओ? 200 का मतलब ये है, अगर 100 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कहलाती है बेटा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, और ये इन्फ्लेशन को शो करता है, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया। और इसका मैं बकायदा तुम्हें एक एग्जांपल इसी का दे देता हूं, जीडीपी का। मान लो बच्चों की नॉमिनल जीडीपी है 200, नॉमिनल जीडीपी कितना है? 200 है, और आपका जो रियल जीडीपी है वो है 100। ओके, तो बेटा निकालो इससे क्या आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर आएगा 200 अपॉन 100 इंटू 100, तो बच्चों ये आएगा आपका 200%। चलो ये तो इजी है, समझ में आ गई बात, लेकिन जरा इसका मतलब समझने की कोशिश करो। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो करंट प्राइस से आपने जीडीपी निकाला था वो ज्यादा था, इसका मतलब करंट प्राइस ज्यादा थी, और रियल जीडीपी जो आपने निकाला वो कम, इसका मतलब बेस ईयर की प्राइस कम थी। मतलब बेस ईयर से जो है वो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ गई है पहले से। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? बेस ईयर से जो प्राइस है वो अल्टीमेटली बढ़ गई है। क्या इससे यही मतलब समझ में आता है? यस और नो? Yes, sir. और बेटा प्राइस बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? योर प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड, मतलब ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ओके, लेकिन बच्चा अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है 100, जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 आता है, इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल है, ऊपर भी 200 है नीचे भी 200 है, इनटू 100 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी करंट ईयर की प्राइस थी वो भी वही है, और जो बेस ईयर की प्राइस थी वो भी वही है, मतलब प्राइस लेवल में चेंज नहीं हुआ है, तो नो चेंज इन प्राइस लेवल। ओके, और तीसरा रिजल्ट भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना महंगाई हो सकता है महंगाई कम भी हो गई हो। ओके, तो बेटा अगर आपका नॉमिनल जीडीपी जो है अगर वो कम है, मान लो ये 80 है और ये 100 है, तो बेटा आपका ये कितना आएगा? 80% निकल के आएगा। क्या जीडीपी डिप्लेटर 100 से कम हो सकता है? हाँ हो सकता है। और बेटा वो कब होगा? इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन, जब डिफ्लेशन हो, जब प्राइस लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। ओके, तो सभी को याद रखना है, इसके 3 रिजल्ट हो सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से ज्यादा है तो बेटा वो शो करता है किसको? इन्फ्लेशन को। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 के बराबर है तो वो शो करता है कि नो चेंज इन प्राइस लेवल। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से कम है तो वो डिफ्लेशन को शो करता है। अरे भाई सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरे को बताओ, ये जो फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने है, इस फॉर्मूले का जो आउटकम है वो 100 से ज्यादा कब होगा? जब ये ऊपर जो लिखा है ना न्यूमिनेटर में, ये ज्यादा हो। यस और नो? एक कॉमन मैथ सबको आती होगी, जब ऊपर लिखी हुई चीज ज्यादा होगी, ये नॉमिनल जीडीपी जो है ये ज्यादा होगा, तभी तो आपका आउटकम इस फॉर्मूले का 100 से ज्यादा आएगा। यस और नो? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? Yes, sir. और अगर रियल जीडीपी ज्यादा है, इमेजिन अगर रियल जीडीपी ज्यादा है, नॉमिनल जीडीपी कम है, जब आपके डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई नंबर ज्यादा होता है, न्यूमिनेटर में कम होता है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि आपका 100 से कम आने वाला है।
ये पक्की बात है। ओके, तो बेटा नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब प्राइस ज्यादा है, करंट प्राइस ज्यादा चल रही है, और रियल जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, करंट प्राइस कम चल रही है। तो एक सिचुएशन शो करती है इन्फ्लेशन को, एक सिचुएशन शो करती है डिफ्लेशन। ओके, ये हमने मतलब बहुत मोर देन सफिशिएंट इसको पढ़ लिया है, 1-2 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आता है ना। एक इसका न्यूमेरिकल देख लो, ये चीज है मैंने समझाई जो भी। इफ रियल जीडीपी 600 एंड नॉमिनल जीडीपी 660, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब कि ऐसे भी पूछ सकता है, देखो प्राइस इंडेक्स भी पूछ सकता है, या तो जीडीपी डिफ्लेटर बोलेगा या प्राइस इंडेक्स बोलेगा। ओके, अच्छा याद रखना, प्राइस इंडेक्स का मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सीपीआई, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉर्मल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। कैसे निकाले डिफ्लेटर, देखो भाई, डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमारा होता है नॉमिनल अपॉन रियल। तो देखो नॉमिनल कितना दे रखा है हमें 660, रियल कितना दे रखा है 600 इनटू 100, आंसर आ गया 110। मुझे कौन बताएगा ये सिचुएशन कैसी है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या नो चेंज? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिचुएशन है। कैसे पता लगा, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है, रियल जीडीपी कम है। नॉमिनल ज्यादा क्यों हो गया भैया, क्योंकि नॉमिनल कैसे निकलता है, करंट प्राइस से। ओ सर, इसका मतलब करंट प्राइस ज्यादा है, हाँ बिल्कुल करंट प्राइस ज्यादा है, और बेस ईयर की प्राइस कम रही होगी, इसका मतलब महंगाई है, ये सीधा सा मतलब निकल गया। ओके, क्या सभी को ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, एक तो जीडीपी डिफ्लेटर और एक नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना और रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, तो अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम आते हैं इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। मैं डिफ्लेटर का क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, है ना, लेकिन मैं कन्वर्जन का क्वेश्चन 2-3 तुम्हें करवा देता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो बेटा इसमें जरा क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, बहुत इजीली तुम लोग कर लोगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 1200 रुपीज। ओके भव्या बेटा ये हटाओ, हाँ, if nominal GDP is 1200 rupees and price index बेस ईयर का तो 100 है, लेकिन प्राइस इंडेक्स कितना है 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी। ओके बेटा, आपको क्या क्या गिवन है पहले मुझे बताओ। नॉमिनल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है कितना 1200। ओके, और हमें प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 120। बस ये दो ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब हम बहुत आराम से क्या निकाल देंगे, रियल जीडीपी निकाल देंगे। मुझे बताओ रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें। रियल जीडीपी तुम्हें निकालना है, बताओ गिवन क्या है, नॉमिनल। 2000। बेटा मुझे बताओ नॉमिनल किसके इक्वल है, ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये प्राइस इंडेक्स के इक्वल है, तो अपॉन प्राइस इंडेक्स, और तुम्हें चाहिए क्या, रियल चाहिए ना, तो इनटू कर देंगे 100। तो बताओ नॉमिनल कितना है 1200, प्राइस इंडेक्स कितना है 120, इनटू 100, क्या आउटकम निकल के आएगा, इसका आंसर दे दिया बहुत सारे बच्चों ने 1000। 1000. वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर दिया था सबसे पहले 1000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन है बच्चों इसका, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ओके, 1200 अपॉन 120 इनटू 100, योर आंसर इज रियल जीडीपी इज 1000। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो तुम्हें बता रहा हूं मैं, इसीलिए ये बहुत इजी दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन पता है वहां पे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको। हम फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ फॉर्मूला याद कैसे रखना है। ओके, जो जीडीपी है ना उसके इक्वल जो इंडेक्स होता है उसको डिवाइड में लिखो। नॉमिनल जीडी के इक्वल क्या होता है प्राइस इंडेक्स, उसको डिवाइड में लिख दिया। कभी रियल आएगा तो रियल के इक्वल क्या होता है 100, उसको डिवाइड में लिख दिया, प्राइस इंडेक्स इनटू में लगा देना, बस सीधी सी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा देखो यहां पे हमसे कहा था नॉमिनल जीडीपी इज 1200, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके भी वो पूछ सकता है हमसे। कैसे, वो हमसे बोल सकता है नॉमिनल इनकम इज 500। मुझे बताओ कि जीडीपी और इनकम में कोई फर्क होता है क्या, मुझे जरा एक बार बता दो, ये प्रोडक्शन में और इनकम में कोई फर्क है? नो सर। हम इतना पढ़ के आए हैं, नहीं है, हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ के आए हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर जीडीपी बोलता है या फिर हमसे इनकम बोलता है हम समझ जाएंगे। नॉमिनल इनकम 500 है, प्राइस इंडेक्स 125 है, रियल जीडीपी, इसको क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 500 अपॉन 125 इनटू 100,
मेरे ख्याल से 625 आंसर आएगा इसका, है ना? देख लेते हैं एक बार, कर भी दिया। अच्छा 400 आ रहा है क्या? ओके ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है सर 200 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, 500 अपॉन 125 इनटू 100। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करेक्ट आंसर है 400। ओके चलो भाई, एक क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अभी हमने क्या सीख लिया? अभी हम लोगों ने, वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया है बेटा चैट में, अभी हम लोगों ने सीख लिया है रियल से नॉमिनल निकालना। रियल से नॉमिनल निकालना, अगर नॉमिनल से रियल निकालना हो उसका भी एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। इफ द रियल जीडीपी इज 500 रुपीज एंड प्राइस इंडेक्स, जो बेस ईयर का तो 100 है लेकिन प्राइस इंडेक्स है 125, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो बेटा हमें रियल जीडीपी गिवन है कितना, 500, नॉमिनल गिवन है, सॉरी हमें प्राइस इंडेक्स गिवन है 125। मुझे बताओ तुम्हें कैलकुलेट करना है नॉमिनल। ये जो 500 है ये किसके इक्वल है? रियल जीडीपी किसके इक्वल है? 100 के। और आपको चाहिए 125 कितना होगा, तो जब इसको निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 625। ओके ओके ओके, ये करेक्ट है, ये 625 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो जरा देख लो एक बार, सॉल्यूशन इसका यही है, करेक्ट आंसर है जिसने भी निकाल दिया बेटा। प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 इंटू रियल जीडीपी, और ये आ गया बच्चों आपके यहाँ पे आंसर 625। बोलो अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो सबके नंबर आ गए क्या? 2 मार्क्स सबके पक्के हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चन था। Yes, sir. अब हम आते हैं बच्चों इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसको आज मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, कल आते ही मैं फिनिश कर दूंगा इसको। ये लास्ट टॉपिक है। ओके, ये लास्ट तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा इसके बाद और बचा है जो 10 मिनट का है, 10 मिनट का भी नहीं है देखा जाए तो, वो है आपका ग्रीन जीएनपी। ओके, या ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते हैं उसको। ओके, लेकिन उसमें हम लास्ट में आएंगे। पहले हम आते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। अब बच्चों ये टॉपिक क्या है जरा ध्यान से सब लोग समझना। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो जीडीपी है क्या वो एक इंडिकेटर है सोशल वेलफेयर का? जीडीपी जो है क्या वो सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर है? हाँ सर, कह तो सकते हैं है। क्यों? क्योंकि सर हमें ये पता है कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी आपके यहाँ पे कंट्री में ज्यादा है। ओके, पर पर्सन अवेलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। और पर पर्सन अवेलेबिलिटी जब ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ पे सोशल वेलफेयर है, आप अपने लोगों का भला कर रहे हो। जीडीपी बढ़ना क्या भलाई का प्रतीक है? ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर जनरली हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जीडीपी बढ़ने को हम कह सकते हैं कि ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, और अगर जीडीपी कम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर जो है वो कम हो गया है। यस और नो, कह सकते हैं सर बच्चों? Yes. जनरली लेकिन अगर नॉमिनल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो जब प्राइस बढ़ेगी तो अपने आप बिल्कुल जीडीपी बेटा, बढ़ेगा, तो उससे कैसे बिल्कुल बेटा, सोशल वेलफेयर होगा सर? करेक्ट आंसर है। ये इसकी लिमिटेशन में आएगा बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी भी लिमिटेशन है। मतलब ये बात मैंने बोली है, देखो शब्द पे ध्यान दो। नॉर्मल थिंकिंग में हमें ये लगता है कि जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। नॉर्मल थिंकिंग में हमें ये लगता है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन बेटा इसकी क्या होती है? लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें से एक लिमिटेशन यहाँ पे बोल दी है। बेटा किसने बोली थी, नाम बताओ? भुवन भुवन ने बोली थी, वेरी गुड। कि अगर सर जीडीपी कैलकुलेट किया गया है प्राइस, करंट प्राइस पे, और अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो वो जीडीपी आपका भला थोड़ी ना कर रहा है। अगर प्राइस पहले से बढ़ गई और इन्फ्लेशन की वजह से आपका जीडीपी बढ़ रहा है, जो हम कल पढ़े थे कि इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये हमारे लोगों का भला थोड़ी ना कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये एक लिमिटेशन है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन होती है, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं। और बच्चों नॉर्मल चीज क्या है? नॉर्मली जनरल थिंकिंग में ऐसा कहा जाता है कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओके, मतलब जीडीपी अगर बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर को बढ़ावा मिलेगा, जनरली ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है?
जरा वो भी हम देख लेते हैं। ये किसने पेन चला दिया बेटा स्क्रीन पे? 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चों, अच्छा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, पहले ये बताओ। Yes. Yes, sir. ओके, तो जीडीपी Yes, एंड sir. वेलफेयर को हम ऐसे क्यों देखते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं? बेटा इसलिए देखते हैं, जरा देखो पहला पॉइंट, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। बेटा जो रियल जीडीपी है, देखो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रियल जीडीपी है ना, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब तुम बोलोगे सर रियल जीडीपी भी नहीं होता क्या इंडिकेटर? हाँ, रियल जीडीपी भी नहीं होता, उसकी भी लिमिटेशंस है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैं तो यहाँ पे ओवरऑल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, अभी रियल नॉमिनल भूल जाओ तुम लोग। जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जीडीपी ज्यादा होना या जीडीपी में ग्रोथ रेट ज्यादा होना, ये हमारे देश में समाज की भलाई का एक प्रतीक है कि हमारे लोगों की भलाई हो रही है, ऐसा माना जाता है। ओके, अगला पॉइंट पढ़ो, वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। बेटा हमारे यहाँ पे यहाँ जो वेलफेयर की बात हो रही है, अभी तुम्हें लगेगा सर जीडीपी प्रोडक्शन से वेलफेयर कैसे होता है? बेटा प्रोडक्शन से वेलफेयर इसलिए होता है कि ये माना जाता है कि जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो हर इंसान तक पहुंच रहा है। जितना, मैं रिपीट करता हूं, जितना प्रोडक्शन आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा गुड्स हर इंसान के पास पहुंचेगा, और जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हर इंसान के पास पहुंचेंगे तो आपका पर कैपिटा जीडीपी जो होता है, आपका पर पर्सन जीडीपी जो होता है, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो बढ़ता है, और इसी को हम मानते हैं कि हमारा सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है। ओके बेटा, अगर मेरे पास मान लो खाना नहीं है खाने के लिए, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और उस वीट के ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से हमारे यहाँ वीट इतना ज्यादा हो गया कि लोग खूब गरीबों में बांटते हैं, और मेरे पास वो वीट है और मैं अब रोटी बना के खा पा रहा हूँ, तो क्या इसको आप वेलफेयर बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ने से वेलफेयर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, प्रोडक्शन बढ़ने से सोशल वेलफेयर होता है, जनरली ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ो। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। अब यहाँ पे पूरी चेन बना के आपको बता रहा है। ओके, अगर जीडीपी बढ़ता है, और कौन से जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं? रियल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो बच्चों वो किस चीज का इंडिकेटर होता है? कि आपके यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया है। ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजों को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, इसका मतलब ये है, दिस मींस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स per person implying higher level of welfare, popularly known as social welfare। जनरली हम वेलफेयर को यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? सोशल वेलफेयर के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है कि बेटा अगर जीडीपी बढ़ता है, अगर तुम्हें लिखना पड़े जीडीपी बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है? रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल जीडीपी कब बढ़ता है? जब आपका आउटपुट बढ़ा है। आउटपुट कब बढ़ता है? बताओ भाई, आउटपुट कब बढ़ता है? बेटा ये पूरा सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे, जब प्राइस production लेवल, होता है। जब डिमांड बढ़ती है तब आउटपुट बढ़ता है। हम पढ़ के आए सर्कुलर फ्लो, सभी को याद होगा। ओके, जितना एक्सपेंडिचर कौन करेंगे? कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स, उतनी डिमांड जनरेट होगी, और वही डिमांड जनरेट होने से फिर उतना ही वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बेटा जीडीपी बढ़ने से मतलब क्या? मतलब है कि आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पे पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ रहा है, और यही सोशल वेलफेयर को इंडिकेट करता है। ओके, अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? इसकी लिमिटेशंस अगर मैं थोड़ी बहुत बेटा तुम्हें बताऊं तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, जरा लिमिटेशंस देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूं, है ना, इसका मैटर बेटा तैयार नहीं हो पाया, तो कल हम इसको फिनिश करेंगे। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं और सब लोग हैंड टू हैंड लर्न भी कर लो, बहुत इजी है। क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इवन, एक होता है अनइवन। मुझे बताओ कि हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इवन है या अनइवन है?
अनइवन। 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 तभी तो भैया हमारे यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में खाई होती है इतनी बड़ी। हमारे यहाँ पे गरीब लोग जो है वो और गरीब होते जाते हैं, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। यस और नो? तो बेटा अगर आपके यहाँ पर अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आपके यहाँ पे दो सेक्शन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है ना, इसका मतलब ये दोनों सेक्शन नहीं होते। अगर अनइवन होता है इसका मतलब आपके यहाँ पे दो कैटेगरीज पाई जाती है लोगों की, पुअर एंड रिच। एम आई राइट? यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसका मतलब आपके यहाँ पे टू कैटेगरीज पाई जाती हैं, पुअर पीपल एंड रिच पीपल। मुझे ये बताओ बच्चों, जीडीपी बढ़ने का ज्यादा फायदा किसको मिलेगा इस केस में, पुअर को या रिच को? पुअर, सॉरी, किसको? रिच को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों जीडीपी जनरली कब बढ़ता है? जब जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और उसका सीधा फायदा होता है अमीर लोगों को। तो अगर आपकी कंट्री में क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो बच्चों इसका सीधा असर क्या होता है कि वेलफेयर नहीं हो रहा है भैया। तो समझ जाओ जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा है। और इसकी लिमिटेशन क्या पढ़ी हमने? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके बच्चों, ये लिमिटेशन का मतलब समझ में आ रहा है? लिमिटेशन का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों के बीच में, जीडीपी और वेलफेयर के बीच में नेगेटिव रिलेशन कर देते हैं। अभी तक हम नॉर्मल थिंकिंग में क्या बात कर रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि जीडीपी बढ़ता है तो वेलफेयर भी होता है। लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई जीडीपी जो है वो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। ये गलत बात है, जीडीपी से वेलफेयर का पता नहीं लगता है। इसके रीजंस क्या क्या है, तो वो रीजंस में भी आप इसको लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो पहला रीजन क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, और क्या होता है बच्चों? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। सेकंड रीजन क्या होता है इसका? कंपोजिशन, ये अभी याद करवा रहा हूं तुम्हें मैं, कल इजी रहेगा आप लोगों। फिर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अच्छा, जीडीपी का कंपोजिशन क्या होता है बेटा? ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, वैसे इसको हम पढ़ेंगे जो सेकंड हमारा सेक्शन है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मान लो बच्चों ये हमारा जीडीपी है, जीडीपी से जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये अगर मुझे बोलना हो तो कई बार तुमने देखा भी होगा कुछ इस तरह से बना होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का है 35% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है 40% और बाकी का सर्विस सेक्टर का है ना 25%। इस तरह से देखा है किसी ने? चार्ट बना हुआ आता है कि भाई किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। हाँ सर, देखा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वेलफेयर की बात हो रही है तो हमारे यहाँ पे वैसे तो हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं ना बच्चा, तो इकोनॉमी में टोटल 3 सेक्टर होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है बच्चों आपके एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, एक होता है आपके यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और तीसरा होता है बच्चों सर्विस सेक्टर। ये तीनों मिला के जीडीपी करते हैं और यही तीनों कैटेगरीज होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो बच्चों इनमें से सोशल वेलफेयर कब होगा? जब तीनों कंट्रीब्यूट करें इक्वली। आपका जीडीपी का जो कंपोजिशन है वो कैसा हो? इक्वल कंपोजिशन हो। लेकिन बच्चों अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है इन तीनों में से किसी एक की वजह से, मान लो कि आपके यहाँ पे सर्विस सेक्टर है, उसने ही पूरा कंट्रीब्यूशन दे रखा है और आपका जीडीपी बढ़ रहा है सिर्फ सर्विस सेक्टर की वजह से, मुझे बताओ क्या ये शो करेगा सोशल वेलफेयर को? नहीं करेगा, क्योंकि भैया बाकी के जो एरिया में लगे हुए No, लोग sir. हैं क्या वो बेवकूफ हैं? अरे वो भी तो प्रोडक्शन के काम में लगे, उनकी भलाई थोड़ी ना हो रही है। फिर उनकी भलाई नहीं हो रही है, भलाई सिर्फ किसकी हो रही है? सर्विस सेक्टर वालों की हो रही है। तो ये इक्वल नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी भी एक लिमिटेशन है, याद रखना। ये भी शो करता है कि आपका जीडीपी बढ़ना इस बात का संकेत नहीं है कि आपके यहाँ पे सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई हो रही है। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। और क्या होता है बच्चों? चलो ऐसा करेंगे, अब कल ही देख लेंगे। टोटल 2 और बचते हैं इसके, मॉनेटरी एक्सचेंज और एक लास्ट बचता है बच्चों आपका एक्सटर्नैलिटीज। ओके, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 तरह की एक्सटर्नैलिटीज होती है, तो उनको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, जिनसे रिगार्डिंग 2018 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ओके, तो वो हम देखेंगे कल।
और कल ही बच्चों ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो मेरी सभी को एडवाइस ये है कि यहां तक जितना हो गया है ना, अच्छे से घर पे पढ़ लो, बहुत अच्छे से, ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि बच्चों में बहुत नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो फर्स्ट टाइम में कोर्स करवाने के लिए बहुत तेजी से भाग सकता हूँ, लेकिन याद रखना जो पहली बार में पढ़ा हुआ होता है ना, वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है, ठीक है। तो हमें अपना बेस मजबूत रखना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा सोचना है अभी कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी नहीं करेंगे, हम पहले मैक्रो को ही फिनिश करेंगे, है ना। तो मैक्रो हम पहले फिनिश करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। अभी कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं दिल्ली वगैरह के, या फिर उधर के ले लो तुम एनसीआर साइड के, वो सबसे लास्ट में उठाते हैं इसको, है ना। तो ये कोई हेडेक वाला पार्ट नहीं है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम उसको लग के पढ़ लेंगे, एक बार में हो जाएगा। बस हमारा पूरा फोकस अभी होना चाहिए किस पे, मैक्रो पे। और टारगेट क्या है बच्चों हमारा, मैक्रो में 40 आउट ऑफ 40 चाहिए आपको, अभी इनिशियल टारगेट हमारा ये है, कैसे भी करके। ओके, चलिए बच्चों, तो आज के सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। नो सर। No, sir. No. ओके बच्चों, चलिए अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे। ओके सर लिंक डाल देना। हाँ हाँ हाँ, Bye, sure. sir. Thank you, sir. ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।